अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमें नॉन करंट एसेट सिस्टम के अंदर क्वेश्चन देखना है और इस क्वेश्चन के अंदर ख़ास बात ये कि जो रिक्वायरमेंट है हम वो कौन सी कवर करने जा रहे हैं, अच्छे कंट्रोल्स और उसके साथ साथ उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यानी रिक्वायरमेंट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डायरेक्ट कंट्रोल्स विच द ऑडिटर में सीक टू प्लेस रिलायंस ऑन। यानी अब हमें क्या बताना है, अच्छे कंट्रोल्स बताने। और याद रखिएगा यहाँ पे भी आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है। आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि अच्छे कंट्रोल को बताना है कि वो अच्छा कंट्रोल है, यानी व्हाट इज द गुड कंट्रोल, कौन सा अच्छा कंट्रोल मिला है आपको सवाल के अंदर। यानी आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, ये अच्छा कंट्रोल क्यों है, क्या अच्छा कंट्रोल है और अच्छा कंट्रोल क्यों है। इसके बाद बेटा ये जो अच्छे अच्छे कंट्रोल्स हैं जो आप आइडेंटिफाई करोगे और एक्सप्लेन करोगे उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। और उसके बाद क्या बताना है, उसका जो भी अच्छा कंट्रोल बताया है उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताना है, जिसका आपको क्या मिलेगा, 1 नंबर। बेटा पांच अच्छे कंट्रोल बताने, तो 5 अच्छे कंट्रोल को आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने का 1 नंबर और उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल का भी 1 नंबर। तो बेटा कितने हुए, 5 नंबर इस रिक्वायरमेंट के हुए और 5 नंबर इस रिक्वायरमेंट के हुए। तो टोटल सवाल आपका कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। टोटल सवाल कितने मार्क्स का हुआ, 10 मार्क्स का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जून 2015 का क्वेश्चन है और इसके अंदर एक बॉन्साई ट्रेडिंग कंपनी है। जरा देखते हैं क्या मामला है इसके। Bonsai Trading Company manufactures electrical equipment and its year end is 30th September 2015. You are the audit supervisor of popular company and are developing the audit programs for the forthcoming interim audit. चलिए देखते हैं जरा क्या मामला है यहाँ पे। The company's internal audit. The company's internal audit department has provided you with the documentation related to the non-current asset cycle, including the related control listed below. तो बेटा यहाँ पे कंट्रोल्स मौजूद हैं जो नीचे गिवन हैं, उन कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और बताएंगे कि ये अच्छा कंट्रोल क्यों है। बराबर में क्या लिखेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। पहला कंट्रोल पढ़ते हैं। Bonsai has a capital expenditure committee and all purchase orders for capital items are required to be authorized by this committee. बेटा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर है, तो उसका अप्रूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी ने ही करना चाहिए। बहुत अच्छा कंट्रोल है, जबरदस्त कंट्रोल है। क्या फायदा है इस कंट्रोल का, क्यों ये अच्छा कंट्रोल है, यानी तो बेटा ये अच्छा कंट्रोल इसलिए है कि जब बड़े यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी ऑथोराइज करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो उससे नॉन बिजनेस रिलेटेड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का रिस्क कम हो जाएगा। जो बड़े होते हैं उनको ही पता होता है ना कि कंपनी के जो बड़े फैसले हैं वो कितने करने, कौन सा एक्सपेंडिचर कब करना है, तो इससे बेटा ऑथोराइजेशन से ये फायदा होगा। यानी अगर ये जो पहला कंट्रोल मैंने उठाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी वाला, तो बेटा इसका फायदा क्या है, नॉन बिजनेस रिलेटेड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट के चांसेस क्या हो जाएंगे, चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा, रिड्यूस।
ठीक है, तो इसको ड्राफ्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर ऑथोराइज, बेटा वही बात, छोटी सी हेडिंग आएगी यहाँ पे। और अब देखें ऊपर क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल्स। बेटा डायरेक्ट कंट्रोल्स यानी जो अच्छे कंट्रोल्स यहाँ पे मौजूद हैं वो हम बता रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करेंगे पहले, द कंपनी हैज द कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी एंड ऑल द परचेज ऑर्डर फॉर कैपिटल आइटम्स आर ऑथोराइज्ड बाय द कमेटी। यहाँ तक क्या किया है, आइडेंटिफाई। अब क्या है, एक्सप्लेन की बारी। This ensures that the capital expenditure are business related and undermine the chances of unnecessary capital expenditure। बेटा जो ज़रूरत नहीं है उन कैपिटल एक्सपेंडिचर के चांसेस अंडरमाइन हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेन। अगेन आधा नंबर आइडेंटिफाई करने का, आधा नंबर एक्सप्लेन करने का, ये आपका अच्छे कंट्रोल बताने का 1 नंबर पूरा हो गया। अब बात करते हैं इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। तो ज़रा देखें, सोचें, वेरीफाई क्या करना है कि कैपिटल आइटम्स का जो परचेज ऑर्डर्स हैं वो ऑथोराइज कौन करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी करे। तो भाई जब परचेज ऑर्डर होंगे ना, उस पे जिसने ऑथराइजेशन की होगी उसके सिग्नेचर होंगे। तो एक काम करते हैं, इस कंट्रोल को वेरीफाई करने के लिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं परचेज ऑर्डर को और उस पे सिग्नेचर देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी के, जिससे हमें ये वेरीफाई हो जाएगा कि जितने भी कैपिटल आइटम्स के परचेज ऑर्डर हैं वो कौन वेरीफाई करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी। कौन ऑथोराइज करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी। तो लिखते हैं इसको, inspect the purchase orders of capital items। बेटा inspect the purchase orders of capital items to verify the purchase orders of capital items are authorized by the capital expenditure committee। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी एक चेंजिंग मैं ये कर रहा हूं। देखें, इंस्पेक्ट द परचेज ऑर्डर ऑफ कैपिटल आइटम्स, और करना क्या है, उसके अंदर बेटा सिग्नेचर देख लेना, एंड सी द सिग्नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी। टू वेरीफाई द परचेज ऑर्डर्स ऑफ कैपिटल आइटम आर ऑथोराइज बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी। तो बेटा यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये जो मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा है, तो बेटा इसके अंदर सोर्स क्या है, परचेज ऑर्डर। मकसद क्या है, क्या वेरीफाई कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर ऑफ कैपिटल आइटम्स आर ऑथोराइज्ड बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी, ये मकसद है। सोर्स क्या है, परचेज ऑर्डर्स हमने देखे, जिसके अंदर हमने क्या देखा, सिग्नेचर देखे कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी के। और बेटा इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑर्डर क्या एक्शन लगाएगा, इंस्पेक्ट करेगा। सही है, तो ये हमारा यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल बन गया। और इस टेस्ट ऑफ कंट्रोल का हमें पूरा क्या मिलने वाला है, 1 नंबर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। चलें, इसके बाद क्या है, ऑन रिसिट्स ईच एसिड इज असाइंड अ यूनिक सीरियल नंबर। जैसे ही कोई नया एसिड आता है तो उसको एक यूनिक सीरियल नंबर असाइन किया जाता है, एंड दिस इज रिकॉर्डेड ऑन द एसिड, और उस नंबर को एसिड पे भी रिकॉर्ड किया जाता है, एंड इन द नॉन करंट एसिड रजिस्टर। अब जरा इस इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। होता क्या है, जितने भी एसेट ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदे, यानी जो एसेट, यानी फॉर एग्जांपल अब यहां पे बात नॉन करंट एसेट की हो रही है ना, तो यानी जो नॉन करंट एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, एक ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जो कि यहां मौजूद है, जिसके अंदर जो नॉन करंट एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वही रिकॉर्ड्स के अंदर भी होना चाहिए।
यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट करें। और जब बात नॉन करंट एसेट की है तो किधर मौजूद हो? एनसीए रजिस्टर के अंदर मौजूद हो। यानी ये जो फिजिकल एसेट्स मौजूद है ना, ऐसा ना हो कि कोई एसेट जो फिजिकली मौजूद है वो रिकॉर्ड्स के अंदर ना हो, और ऐसा भी ना हो कि एसेट एक मौजूद है और उसको दो दो दफा एनसीए रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है, दो दो दफा रिकॉर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा। ये काम, ये कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लगाती है ताकि कंप्लीटनेस इंश्योर हो सके जो एसेट्स फिजिकली मौजूद हैं उनकी। यानी ये जो काम हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? ताकि क्या इंश्योर हो सके? कंप्लीटनेस। तो जरा अब दोबारा से देखते हैं इसको। ऑन रिसिट जैसे ही कोई नया एसेट आता है उसको एक यूनिक सीरियल नंबर असाइन होता है जो कि एसेट पे भी लगा दिया जाता है और उसके साथ साथ एनसीए रजिस्टर के अंदर भी उसको लिखा जाता है। तो जो एसेट फिजिकली ग्राउंड पे मौजूद हैं उनको ये काम किया क्यों जा रहा है? ताकि वो एनसीए रजिस्टर के अंदर भी मौजूद हो, जिससे कंप्लीटनेस इंश्योर होगी ना, कंप्लीटनेस ऑफ एनसीए इंश्योर होगी, कंप्लीटनेस ऑफ द नॉन करंट एसेट के रिकॉर्ड्स इंश्योर होंगे। तो बेटा ये इसका फायदा है। डायरेक्ट मैं यहां पे ड्राफ्टिंग की तरफ आ गया हूं। बेटा क्या हो रहा है? यूनिक सीरियल नंबर असाइंड हो रहे हैं। ऑन रिसिट ईच नॉन करंट एसेट इज असाइंड अ यूनिक सीरियल नंबर and it is also recorded on the non-current asset and NCA register। बेटा ये क्या किया है? आइडेंटिफाई किया है। अब एक्सप्लेन क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या इंश्योर हो रही है? जो फिजिकली एसेट मौजूद है उनकी कंप्लीटनेस इंश्योर हो रही है। दिस इंश्योर्स द कंप्लीटनेस ऑफ एसेट्स विच आर फिजिकली एग्जिस्ट। सही। तो ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया। सही है। अगेन वही आपको पता है, एक नंबर है इसका। अब क्या करना है हमें? इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना है। बेटा ये कंट्रोल मौजूद है, आपने वेरीफाई करना है कि अच्छे से चल रहा है या नहीं। तो अब क्या करना चाहिए? बेसिकली करना ये चाहिए कि यहाँ पे देखें, पीछे आते हैं जरा एक मिनट। हो क्या रहा है? जो फिजिकली एसेट्स मौजूद हैं वो रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद हैं, यानी कंप्लीटनेस ये वेरीफाई करना है। तो आप क्या करें, इधर से जो फिजिकली एसेट्स मौजूद हैं उनके यूनिक क्या कर रहे हैं? पहले यूनिक सीरियल नंबर लगा रहे हैं ना। तो जो फिजिकली एसेट मौजूद है उनके यूनिक सीरियल नंबर ऑब्टेन करें और फिर उसको मैच कर लें किससे? एनसीए रजिस्टर से, जिससे क्या इंश्योर हो जाएगा? कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी। क्या वेरीफाई हो जाएगी? रिकॉर्ड्स की कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी, यानी जो कंट्रोल लगाया है वो वेरीफाई हो जाएगा। ऑब्टेन द यूनिक सीरियल number from the assets, non-current assets physically exist and क्या करना है? इसको मैच करना है एनसीए रजिस्टर से। लेकिन बेटा आप मैच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, मैच का वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि किसका वर्ड इस्तेमाल करोगे? एग्री का। सर ये एग्री का वर्ड कहाँ से आ गया? ये कौन सा ऑडिटर का एक्शन है? बेटा इंस्पेक्शन की जगह, इंस्पेक्ट की जगह एग्री का वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। जब ऐसा होता है ना कि मैच करना होता है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें हैं वो ये वाले डॉक्यूमेंट पे भी होनी चाहिए, यानी ये जो यूनिक सीरियल नंबर है वो एनसीए रजिस्टर में भी होने चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? मैच करना। लेकिन मैच की जगह आप क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे? एग्री का। एंड एग्री देम विद द एनसीए रजिस्टर टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? क्या वेरीफाई करना है? कंप्लीटनेस। टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ एनसीए रजिस्टर। सही भाई। यहाँ कंप्लीटनेस मैंने क्यों कैसे लिख लिया डायरेक्ट? बेटा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये कंट्रोल लगाने का मकसद ही क्या था? कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना। तो आप चाहे फिर टू वेरीफाई करके आगे ये लिखो कि जो यूनिक सीरियल नंबर असाइन हुए हैं वो एनसीए रजिस्टर में भी मौजूद हैं, ये पूरी बात लिखो यहाँ तो,
या तो यहाँ पे टू वेरीफाई द कंप्लीटनेस ऑफ एनसीए रजिस्टर लिख दो, खत्म बात। ठीक है, 1 नंबर आपको इसका मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, when the asset arrives, जैसे ही एसेट आता है, a goods received note GRN is completed which details the nature of the expenditure। जैसे ही कोई एसेट आता है या कोई परचेजेस भी होती है ना, तो GRN बनती है और उसमें हो क्या रहा है, नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर की डिटेल लिखी जा रही है, whether it is capital or revenue expenditure, and the GRN is classification is reviewed and initialed by the senior responsible official या फिर रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। अब देखें ज़रा, GRN बन रही है, जैसे ही एसेट आ रहा है, उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल उस GRN की क्लासिफिकेशन को रिव्यू करता है कि ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है, पहली बात, और उसके बाद उसको सिग्नेचर कर देता है। बेटा होगा क्या, जब ये काम होगा ना, सीनियर रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल रिव्यू करेगा और उसको सिग्नेचर करेगा, अपने इनिशियल करेगा, तो बेटा क्लासिफिकेशन सही होगी, रॉन्ग क्लासिफिकेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। यानी इस चीज के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना रिकॉर्ड कर दिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर ना रिकॉर्ड कर दिया। आगे, copies of the GRNs related to the capital expenditure are then submitted to the finance department for updating the non-current asset register। जितनी भी GRNs कैपिटल आइटम से रिलेटेड है वो किधर है बेटा, वो भेज दी जाती हैं एनसीए रजिस्टर को अपडेट करने के लिए। बेटा एनसीए रजिस्टर कहाँ होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही होगा ना। तो जब GRN फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजी जा रही होंगी अपडेट करने के लिए एनसीए रजिस्टर में, अगेन इससे क्या होगा, जो एसेट आया है वो मौजूद होना चाहिए एनसीए रजिस्टर में, अगेन दोबारा कंप्लीटनेस। तो बेटा दो चीजें, बड़ा कंट्रोल है, दो चीजें इसके अंदर, दो चीजों को अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हो। दो चीजें क्या है, एक चीज ये है कि रॉन्ग क्लासिफिकेशन से बचत हो जाएगी, और दूसरा क्या है कि जो GRN कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है उसकी कंप्लीटनेस इंश्योर होगी जब वो एनसीए रजिस्टर में रिकॉर्ड हो रही है। छोटी सी हेडिंग आ गई यहाँ पे, GRN updated in NCA register. On the receiving of non-current asset, its GRN is prepared and senior responsible official review the classification mark and sign the GRN। बेटा ये आइडेंटिफाई हो गया, which undermines the chances of wrong classification of expenditure between capital and revenue expenditure। यहाँ तक हो गया एक्सप्लेन। साथ ही साथ यहाँ पे देखें एक और चीज एक्सप्लेन करनी है, GRN related to capital expenditure are updated to the NCA register। बेटा ये अगेन आपने आइडेंटिफाई किया है, which ensures the completeness of records। तो भाई जिससे क्या इंश्योर होगा, completeness of records इंश्योर होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्सप्लेन। सर आपने ये दो दो लिख दिए, बेटा कभी कभी ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है, पूरा एक कंट्रोल है ना, तो आप फिर उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करके अलग अलग एक्सप्लेन करो, अच्छी बात है। कहीं कहीं एग्जामिनर को ना खुश भी करना पड़ता है, तो करो उसको खुश। एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो लिखना चाहिए था, सही। अब क्या बनाना है भाई, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना है। क्या बनाना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो पहली बात, पहली चीज के अंदर क्या हो रहा है, सीनियर रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल इसको रिव्यू कर रहा है क्लासिफिकेशन को और उस पर इसमें सिग्नेचर कर रहा है। तो जो भी कैपिटल आइटम से रिलेटेड GRN है उसको उठाओ, सही है, और उस पे सिग्नेचर देख लो सीनियर रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि उसने रिव्यू किया है क्लासिफिकेशन को या नहीं। अच्छा, रिव्यू, इंस्पेक्ट की जगह रिव्यू का वर्ड भी आ सकता है, तो यहां मैं रिव्यू का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, रिव्यू दी। सर क्या अगर इंस्पेक्ट का वर्ड इस्तेमाल होता तो गलत होता? नहीं बेटा बिल्कुल सही है, रिव्यू दी GRNs of capital items and see the signature of responsible official to verify
the responsible official reviews the GRN। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल किस चीज से रिलेटेड बन गया, जो GRN की क्लासिफिकेशन रिव्यू हो रही थी। दूसरा क्या है कि यही GRN जो है, यही कैपिटल आइटम्स की GRN नॉन करंट एसेट रजिस्टर में जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट होती हैं। तो बेटा उठा लो यही GRN और उसको मैच कर लो किससे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो NCA रजिस्टर पड़ा हुआ होगा उससे मैच कर लो। उठा लो यही वाली GRN और उसको मैच कर लो किससे, NCA रजिस्टर से, जिससे क्या वेरीफाई हो जाएगा, कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगी। ऑब्टेन द GRNs ऑफ कैपिटल आइटम्स एंड, बेटा मैच की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल होगा, एग्री, एग्री देम विद द NCA रजिस्टर टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई कर रहे हो बेटा, यहाँ तो पूरी कहानी लिखो कि ये वेरीफाई कर रहे हैं कि वो जो GRN है वो NCA रजिस्टर में मौजूद है, या फिर क्या लिख दो, टू वेरीफाई दी कंप्लीटनेस ऑफ NCA रजिस्टर। बेटा एक ही बात है, कंप्लीटनेस का वर्ड अगर एग्जामिनर सुनेगा ना तो वही वाली बात जो अजर्शंस मैंने आपको बताई थी। तो कुछ कंट्रोल्स जो अजर्शंस रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल्स की तो बातें हो रही हैं सारी, तो हम डायरेक्ट अजर्शंस को हिट करेंगे ना तो एग्जामिनर बोलेगा यार बच्चे ने ना कमाल काम किया। चलें जी, आगे क्या हो रहा है आप देखें। पीरियोडिकली इंटरनल ऑडिट अंडरटेक्स अ रिव्यू। इंटरनल ऑडिट क्या करता है, पीरियोडिकली रिव्यू अंडरटेक कर रहा है किस चीज का, एसेट्स इन द NCA रजिस्टर एंड कंपेयर्स देम टू एसेट ऑन साइट यूजिंग द सीरियल नंबर टू कंफर्म एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। बेटा ये बात यहाँ पे इसने लिख दी है, असल जो इसकी रिक्वायरमेंट थी ना, इसको अमेंड किया है, असल जो इसकी रिक्वायरमेंट थी ना वो डायरेक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछे थे, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा सा अमेंड किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे कंट्रोल्स को लिखने की भी और उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की भी। तो देखें अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा समझें इसको। जो एसेट्स NCA रजिस्टर के अंदर मौजूद हैं, जो एसेट्स NCA रजिस्टर यानी रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक रिव्यू कर रहा है जिससे वो ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो एसेट रिकॉर्ड्स के अंदर मौजूद है ना ये फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं। यानी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो रिव्यू कर रहा है ना उससे वो कंफर्म क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस। बेटा अच्छा कंट्रोल है, इससे ये कंफर्म और कर रही होगी ऑर्गेनाइजेशन की कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो रिकॉर्ड्स के अंदर एसेट्स मौजूद हैं वो फिजिकली मौजूद ही ना हो। बेटा एक एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो बेच दिया है, एसेट सेल कर दिया है, तो बेटा वो फिर फिजिकली भी मौजूद नहीं होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे कह लो कि एक एसेट रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं नजर आ रहा लेकिन फिजिकली पड़ा हुआ है, सही है। तो देयरफॉर एग्जिस्टेंस चेक करना बहुत जरूरी है और एक अच्छा कंट्रोल यहां पे मौजूद है। बेटा इससे वेरीफाई क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही है। ये हेडिंग आ गई यहाँ पे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एसेट्स इन द NCA रजिस्टर बाय कंपेयरिंग देम ऑन साइट यूजिंग सीरियल नंबर्स। दिस इंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओवरऑल रिकॉर्ड्स, या ऑल द रिकॉर्डेड एसेट्स इन द NCA रजिस्टर। बेटा जो भी NCA रजिस्टर के अंदर एसेट्स मौजूद हैं उनकी एग्जिस्टेंस कंफर्म हो रही है। चलें अब इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना है, समझें इस बात को। यहाँ पे क्या कंफर्म हो रही है, एग्जिस्टेंस। बेटा आप कोई 2-4 दिन के लिए तो आए नहीं हो ऑडिट करने, आप 3-4 महीने तो हो ना,
सही है, ऑडिट कर रहे हो, कभी कभी तो मैं आपको बताऊं 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। बहरहाल जहन में ये रखो 2 से 4 महीने के लिए आप हो ना, तो पीरियोडिकली ये काम हो रहा है, तो आप ऐसा हो सकता है मौजूद हो और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रिव्यू अंडरटेक कर रहा हो, तो आप जाके क्या कर लो, ऑब्जर्व कर लो फिजिकली जाके। यानी फिजिकली आप उस लोकेशन पे जाओ जहां पे इंटरनल ऑडिट ये रिव्यू अंडरटेक कर रहा है और ऑब्जर्व करो, जिससे आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रिव्यू अंडरटेक कर रहा है। विजिट, बेटा क्या करना पड़ेगा पहले, विजिट दी ऑन साइट एंड विजिट दी साइट एंड ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है, द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट undertakes the review of physical existence, बेटा physical existence ही चेक हो रही है ना, of physical existence of non-current asset recorded in the NCA register। यानी आप क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, ठीक है, और ऑब्जर्व कर रहे हो द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अंडरटेक्स द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द रिव्यू ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द रिकॉर्डेड एसेट्स इन द एनसीए रजिस्टर। एक काम तो ये, दूसरा ये बेटा कि इसमें एक और टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये बन सकता है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने जब रिव्यू किया होगा ना एसेट्स का, तो बेटा एक रिपोर्ट बनाई होगी, उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट। उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीजर्स अप्लाई हुए हैं बेटा, वो बीइंग एन ऑडिटर आप उसको रिव्यू करो, इंस्पेक्ट करो, ताकि उन प्रोसीजर्स की रीजनेबलनेस को असेस किया जा सके। बेटा अगर प्रोसीजर्स ही गलत, तो जो भी प्रोसेस है वो इनअफेक्टिव हो जाएगा, जो भी काम इन्होंने किया है वो इनअफेक्टिव हो जाएगा। तो बीइंग एन ऑडिटर क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट को। इंस्पेक्ट द इंटरनल ऑडिट report of review of non-current assets to assess। बेटा अब जो एक बात याद रखिएगा, जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, जो गाइडलाइंस होती हैं, उनको आप वेरीफाई नहीं करते, उनकी रीजनेबलनेस को असेस करते हैं। टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ प्रोसीजर्स applied during the review। ठीक है, तो बेटा ये इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब जल्दी से आखिरी हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल मौजूद है, इसको भी देख लेते हैं। और बेटा ये बड़ा आसान है, यहाँ पे कैट्स इस्तेमाल होगा, पहले ही बता रहा हूँ। एक्सेस टू द नॉन करंट एसेट रजिस्टर is restricted through password to small number of staff in the finance department। बेटा एनसीए रजिस्टर के अंदर जो एक्सेस है ना, वो सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ स्टाफ को दिया गया है, यानी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो अच्छी बात है, एनसीए रजिस्टर के अंदर हर किसी का एक्सेस होना भी नहीं चाहिए, वरना क्या हो सकता है बेटा, मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है बेटा, उसमें गलतियां होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड लगा होगा जिससे ये चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। Restricted access towards the NCA register। Access of NCA register is restricted through a password to a small number of staff in the finance department। ये कर दिया हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई। अब एक्सप्लेन क्या है, दिस इज लाइकली टू अश्योर दैट ओनली ऑथोराइज्ड मेंबर्स कैन मेक चेंजेस इन द NCA रजिस्टर एंड अंडरमाइन द चांसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन इन द NCA रजिस्टर। बेटा क्या हो गया, ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया, सही है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बेटा एनसीए रजिस्टर कैट्स इस्तेमाल करो, पास लॉगिन ट्रेल के थ्रू
ये देख लो, ये इंस्पेक्ट कर लो कि किस किस ने इसको एक्सेस किया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, सबके पास एक्सेस नहीं है। Using test data facility of CATS, review the past logged in trail to verify the NCA register access is restricted to small number of staff in the finance department। ख़त्म, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास कंट्रोल मौजूद था, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिख लिया। बेटा इस रिक्वायरमेंट के अंदर हमने ये फ्लेवर टच किया कि अगर अच्छे कंट्रोल मौजूद हो तो उनको एक्सप्लेन कैसे करना है और साथ ही साथ इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाना है। आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड पेरोल के क्वेश्चन को देख रहे होंगे और पेरोल के सिस्टम को पढ़ेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।